नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। कोई सौगाते वफा दे के चला जाऊंगा, तुझको जीने की अदा दे के चला जाऊंगा। अब वफा हो के ना हो, लेकिन अदा खूब है। बीजेपी 32 लाख जरूरतमंद मुसलमानों को ईदी देने जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल साहब सौगाते मोदी किट के साथ कमाल करने के मूड में हैं। 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों तक पहुंचेंगे और इन मस्जिदों के जरिए 100 लोगों तक सौगाते मोदी की किट पहुंचाई जाएगी। आइडिया तो जबरदस्त है। इस किट में सेवैयां हैं, चीनी है, दाल चावल और तेल है और इसमें मेवा भी है, सलवार सूट, कुर्ता पजामे का कपड़ा भी है। मतलब यह कि किसी जरूरतमंद परिवार के लिए वाकई एक सौगात है। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है। गुड फ्राइडे, ईस्टर और नवरोज के मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा सौगाते मोदी की किट और दूसरे जरूरतमंदों तक भी पहुंचाएगी। लेकिन विपक्ष इसमें बीजेपी की कोई और जरूरत देख रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि त्योहार सारे मनाए जाने चाहिए, लेकिन बीजेपी तो वोट के चक्कर में मुसलमानों को गिफ्ट बांट रही है। तो कांग्रेस के इमरान मसूद कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को वाकई मुसलमानों को कोई गिफ्ट देना है तो उन्हें शिक्षा, रोजगार दें और सुरक्षा, सम्मान दें। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने शायरी वाले अंदाज में सवाल किया, मोदी जी वक्फ बिल वापस ले लें, यह भी एक गिफ्ट दे सकते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण पर लगाम लगा के भी मुसलमानों को तोहफा दिया जा सकता है। मुसलमानों के घरों को टूटने से बचा लें। पहले जख्म देते हैं और फिर किट वाला मरहम लगाते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार इलेक्शन को देखते हुए यह किट तैयार की गई है और सौगात के बदले वोटों की सौगात लेने का इरादा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सौगाते मोदी के जरिए मुसलमान बीजेपी के कितने करीब आएगा। क्या मोदी के गिफ्ट के बदले मुसलमान वोटों वाला रिटर्न गिफ्ट देगा? तो क्या बीजेपी मुसलमानों को लेकर अब अपनी रणनीति बदल रही है? इन्हीं सुलगते हुए सवालों के आज हम जवाब तलाशेंगे कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाते हैं। तो स्वागत कीजिए सबसे पहले सैयद महमूद अख्तर साहब का। आप XIRS हैं और इसके अलावा भारत सरकार में कई और अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अब स्वागत कीजिए ZK फैजान साहब का। आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, AMU स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे, पॉलिटिकली काफी एक्टिव है। और अब स्वागत कीजिए सैयद यासिर जिलानी साहब का। बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आज सारे सवाल यासिर साहब आपके लिए ही होंगे। और अब स्वागत कीजिए जुनैद हारिस साहब का। प्रोफेसर जुनैद हारिस इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो सौगाते मोदी के जरिए एक तरह का आप समझ लीजिए कि आउटरीच प्रोग्राम है, मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश। 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने का टारगेट है। इसके लिए बहुत सारी मस्जिदें, 32,000 मस्जिदों को सिलेक्ट किया गया है और उनके जरिए मुसलमानों तक पहुंचा जाएगा। यासिर जिलानी साहब, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं बातचीत की, लेकिन उससे पहले जरा एक साउंड बाइट जमाल सिद्दीकी साहब को सुन लेते हैं, फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। त्योहारों में अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, अभी रमज़ान चल रहा है, अभी बैसाखी आएगी, अभी गुड फ्राइडे आएगा, भारतीय नव वर्ष भी आ रहा है। तो इन त्योहारों पे हमने तय किया है कि जब हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता जाएंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक किट देंगे जिसको हमने सौगाते मोदी कहा है। उसमें खाने पीने के सामान होंगे, उसमें हमने जो हमारी घर की महिला है, जो प्रमुख है हमारी, उसके लिए हमने एक सूट का कपड़ा भी रखा हुआ है। तो ऐसे एक किट बनाकर हम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और सौगाते मोदी का किट देकर उनके खुशियों में रंग भरने का काम करेंगे। आइडिया तो जबरदस्त है सैयद यासिर जिलानी साहब। इस आइडिया की जरूरत क्यों पड़ी, जरा सबसे पहले तो ये बता दीजिए। रिजवी साहब, सबसे पहले तो आपके ऑडियंस को राम राम और सलाम करता हूं, फिर अपनी बात को शुरू करूंगा। देखिए, ये आइडिया नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास। उसी की कड़ी को हम जमीन पे चरितार्थ कर रहे हैं। और इसलिए करना पड़ रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो कुछ दल तुष्टीकरण की राजनीति के चैंपियन हैं, उन्होंने हमेशा से मुसलमानों को यह डराया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ भेदभाव करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद से आप जो नीति देखेंगे, जो भी प्रोग्राम बनाए गए, जो भी कार्यक्रम तय किए गए, जो मैनिफेस्टो में हमने अपनी जनता से वायदा पहले चुनाव में किया था, दूसरे में किया, तीसरे में किया, वो सब जमीन पे उतार रहे हैं 140 करोड़ भारतीयों के लिए। 140 करोड़ भारतीयों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भारत की संस्कृति और भारत की पहचान
है उसको लेके काम कर रहे हैं। उसी की ये कड़ी है। ईद में हम मुसलमान भाइयों को, और खास करके जो हमारे समाज में अंडर प्रिविलेज सोसाइटी की जो महिलाएं हैं, खास करके लास्ट लाइन में रहने वाली, उनको हमने चिन्हित किया। हमने सिर्फ मुसलमानों को ही इसमें इंक्लूड नहीं किया। वो बात मैंने यासिर बता दी, वो बात मैंने बता दी, लेकिन एक चीज और ले लीजिए। लोग पूछ रहे हैं यासिर, ये सवाल बड़ा अहम है, मीठी ईद यानी ईद आने वाली है, नमाज को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ किट ही है या इसके साथ कोई वैचारिक बदलाव भी बीजेपी में आ रहा है, क्योंकि जगह जगह नमाज को लेकर के बहुत सारे फरमान आ गए हैं कि भाई सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि जिन मस्जिदों में जगह नहीं है, जो मस्जिद किसी कहीं बनी 100 लोगों के लिए थी, आज वहां 200 की आबादी हो गई है, तो वो लोग कहां नमाज पढ़ेंगे, कैसे नमाज पढ़ेंगे? तो क्या कोई वैचारिक बदलाव भी एक संगठन के तौर पर बीजेपी के अंदर आ रहा है? देखिए, कड़वी सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगा। हो सकता है बहुत सारे मेरे लोगों को पसंद नहीं आए। हमारे यहाँ एक छोटा सा इलाका है दिल्ली में, एक इलाके के एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ओखला, जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो 80 से 85 मस्जिदें हैं। क्योंकि हमने अपना किरदार जो है अलग अलग फिरकों में बांटा है, अलग अलग मस्जिदें बना ली हैं, अलग अलग सरदार बन बैठे हुए हैं। उसके बाद उन मस्जिदों में वही लोग जाएंगे जो उस फिरके के। इस पे कभी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी चर्चा करेगी क्या? जगह की कमी नहीं है, रोड पे क्यों आए? कहां सड़क पे लिखी हुई है कि नमाज पढ़ना सड़क पे जायज है? किस किताब ने आपको बताया है? हम उन मस्जिदों को क्यों नहीं भरते हैं जो फिरके की वजह से, आपसी सरदार के मतभेद की वजह से खाली रहती है? जुमे की नमाज में ही तो भीड़ की बात आ रही है, लेकिन अगर इन मस्जिदों को खाली ना रख के हम उसमें भरने की कोशिश करेंगे तो हमें सड़क पे जाने की जरूरत नहीं है। हम इतने लोग हैं कि उन मस्जिदों को भर लें जिन मस्जिदों में, और किसी भी मस्जिद में क्या नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है? आप अलग अगर फिरके के हैं, आप बरेलवी ख्याल के हैं, आप अहले हदीस हैं, आप किसी और ख्याल से आते हैं, तो आप उनके मस्जिद में नहीं जा सकते। तो ये सोच कब खत्म होगी? इस सोच को खत्म करेंगे तो हमें लगता नहीं है कि हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में किसी और जगह पे नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जेड के फैजान साहब, ये सौगातें मोदी से विपक्ष को दिक्कत है, आप कैसे देख रहे हैं? ये किट है तो जरूरतमंदों के लिए बहुत काम की। नहीं, मेरे ख्याल में जो सौगात मोदी के नाम से जो किट्स दे रहे हैं तो वो हमारा एक अच्छा काम है, मैं उसको वेलकम करता हूँ। और लेकिन ये सवालात तो उठेंगे, इसलिए कि पहले आप इस तरह की बातों के लिए काफ़ी मुतरिज़ होते थे, और अभी हमारे यासर साहब जब कह रहे थे तो उन्होंने दूसरा चैप्टर भी खोल दिया। सवाल ये है कि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि तेरे खुलूस का मुनकिर नहीं हूँ मैं, लेकिन ज़रा ठहरिए, तेरी आस्ती में क्या है? मैंने वो बात भी पढ़ ली जो इबारत में न थी, लोग मसरूफ़ रहे हाशी आराई में। आप बिटवीन द लाइन्स ये देख ले रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल मामला है, लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सब पॉलिटिकली अपने पॉलिटिक्स को जहन में रख के काम करते हैं। यही होता रहा, यही हो रहा है और ये आइंदा होगा। तो ये कहना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो है तो है। तो मेरा कहना ये है कि न तुम बदले, न दिल बदला, न दिल की आरजू बदली, मैं कैसे इतबारे इनकलाब आसमा कर लूँ। भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी रही है, वो है। यासर साहब ने अभी एक बात कही, उन्होंने चैप्टर खोल दिया कि मुसलमानों में आपस में बहुत फ़िरक़े हैं। फ़िरक़ों से और नमाज़ पढ़ने से या सड़क पे आने से क्या मतलब हुआ? फ़िरक़ाबंदी की अगर बातें करते हैं तो यहाँ तो फ़िरक़े जो हैं 25-50 हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो मालूम हुआ कास्ट के नाम पे बिखराव जो है वो 3700 है। उसकी बात भी करिए, बात एक तरफा क्यों करते हैं? यहाँ आप कहते हैं कुर्ते पजामे से आपको नफरत है और आप उससे पहचाने जाते हैं, टोपी से आपको नफरत है, लेकिन अब कुर्ता पजामा दे रहे हैं। यासिर खुद कुर्ता नहीं, अब कुर्ता पजामा नहीं, अब कुर्ता पजामा दे रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अब कुर्ता पजामा दे रहे हैं। गालिबन ये तो नहीं है कि शिनाख्त कर लीजिए कुर्ते पजामे से, ताकि ट्रेनों में चलते हुए या लिंचिंग करने में आपको आसानी रहे। मैं समझ रहा था कि बहुत बड़ी सोच के दायरे के साथ फैजान साहब अपनी बात को रखेंगे, लेकिन उन्होंने भी पॉलिटिक्स को सामने लेके रखा है। मैं भी एक शेर इन्होंने पढ़ा, तो ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमने इसलिए फिरके को लाने की बात कही है। मैं आईना दिखा रहा हूँ, मैं आपको राजनीति इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ। अरे सुनिए तो सही, जब आज़ादी के बाद सब कुछ आपके पास था, मौलाना आज़ाद से लेके और 90s के दौर तक आपने हुकूमत संभाली, फिर मुसलमानों को आपने इतना पिछड़ा क्यों कर दिया? सर सैयद नहीं होते
तो ना अलीगढ़ मिलता, ना जामिया मिलिया इस्लामिया जैसा इदारा होता, और सर सैयद के वक्त में जो उन्होंने तकलीफें झेली हैं, मौलवी हजरात ने जिस तरीके से उन्होंने तकलीफें झेली हैं, इस पे भी तो चर्चा करिए। एक मिनट जरा इमरान प्रतापगढ़ी को जरा सुनते हैं, फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी। अगर मोदी जी देश के मुसलमानों को सौगात देना चाहते हैं तो वक्फ का बिल वापस कर लें। अपने जो तमाम ऐसे विधायक, उनके नेता जो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, जहर उगलते हैं, उनके बयानों पर रोक लगाएं। अगर वो सौगात देना चाहते हैं तो मुसलमानों के टूटते हुए घरों को टूटने से बचाएं। असली सौगात तो ये है, बाकी किट बांट के पहले आप जख्म देते हैं, फिर आप किट बांट करके मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया इस बात को समझती है। जुनैद हारिस साहब, इस किट में आपको कोई परेशानी, कुछ दिक्कत दिख रही है? किट बहुत अच्छी चीज है। देखिए, एक बहुत क्लियर सी बात है, हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम के लिए कुछ करे, जाहिर सी बात है कि हमेशा उसे, बहुत अच्छी बात है, हमेशा उसका वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप सुहाग उजाड़ते हैं और घरों में चूड़ियां भेजते हैं, क्या मतलब है? मैं बिल्कुल जरा खुल कर बताइए, मैं खुल के मैं बात कर रहा हूं और आपके सामने बहुत सारे केसेस हैं। चूंकि बीजेपी की प्रवक्ता यहां पर मौजूद हैं, इस वजह से इस बात को मैं जरा सा एकदम बिल्कुल केस का नाम लेकर के अब मैं बात कर रहा हूं। मैं ऐसे एक नहीं 700 केस तो अभी गिनाने की पोजीशन में हूं। भरतपुर में एक गांव है घटमिका, राजस्थान के अंदर। मॉब लिंचिंग में 2017 में मोहम्मद उमर को मार दिया गया। ठीक है साहब, बड़ी मुश्किल से फैमिली ने जब प्रोटेस्ट किया तो जाकर के FIR और कोर्ट तक बात पहुंची। उसके बेटे को जिन लोगों ने, बजरंग दल और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जो मारा था, उसके बेटे से बाइक तक छीन ली कि कोर्ट तक पेश ना हो सके। और सूरत हाल इस हद तक खराब है कि आज तक वो बेल पर बाहर घूम रहे हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। मैं आगे की बात कर रहा हूं, उसी गांव की बात कर रहा हूं। मकसूद उसके बेटे का नाम था, बहुत सारे नाम है, मैं बहुत सारे नाम, जुनैद की मैं बात कर रहा हूं, मैं नासिर शेख की बात कर रहा हूं। इस तरह जलाया गया था उनको कि हड्डियां जो मिली थी, दोनों की कब्रों पर आज अलग अलग दफन किया गया है, दोनों का नाम लिखा गया है, इसलिए कि पता नहीं है कि किसकी हड्डी कौन सी है। उसकी बेटी को, 14 साल की बेटी को हार्ट अटैक हो गया। गुफ्तगू करते हुए, उनके घरों तक कोई जाने वाला नहीं, गुफ्तगू करते हुए उनके आंसू नहीं रुकते हैं, आप उन्हें चूड़ियां भेजते हैं। इनका दर्द कौन सुनेगा? यासिर साहब, एक केस नहीं है ये, जाएगा क्या? और ये एक केस नहीं है, मुझे पूरी बात करने नहीं, हारिस देखिए, आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं। कन्हैया लाल पे भी चर्चा करेंगे क्या? बिल्कुल करूंगा। टेलर मास्टर कन्हैया लाल पे चर्चा करेंगे, बिल्कुल करूंगा। राम महतो झारखंड पे चर्चा करेंगे, आप बताएं। राजस्थान में सुनील पे चर्चा करेंगे। मैं ये कहता हूं और बड़े खुले लफ्जों में कहता हूं कि मुजरिम मुजरिम होता है। कन्हैया लाल का मुजरिम आज तक जिंदा क्यों है? सवाल मेरा बीजेपी से ये है। मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं कि कन्हैया लाल को अपराधी है। आप अपराधी होता है, अपराधी को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, ना कोई सरकार सपोर्ट करेगी। यासिर, एक एक करके बात करें प्लीज, एक एक करके। हाँ। मैंने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया अभी आप कर रहे थे। आज भी मैं कह रहा हूं, कन्हैया लाल का कत्ल हुआ, मुसलमानों में से कोई तबका ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि इसने सही किया। गलत ये गलत बोल रहे हैं। 1000 पोस्ट सोशल मीडिया पे ऐसी थी जिसमें जश्न मनाया गया, आप उसको नहीं रोकते। जब सोसाइटी में ऐसी घटनाएं होती हैं तब आप नहीं रोकते। आप तो तब भी नहीं रोकते जब पाकिस्तान मैच हारता है और उसके बाद दंगा कर दिया जाता है, तब भी आप कुछ नहीं कहते। फतवा क्यों नहीं लाते उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत करते हैं? समाज को बराबर तरीके से देखिए। एक आंख से अगर एक आदमी को देख रहे हैं तो दूसरी आंख ये बातचीत दूसरे ट्रैक पर जा रही है। बातचीत जरा दूसरे ट्रैक पर जा रही है। या तो पैटर्न बदल दीजिए। पैटर्न नहीं बदलेगा, आप सच बोलिए। या तो पैटर्न बदल दीजिए। जब मैं आप बात कर रहा हूं, इतनी क्षमता नहीं है कि भारत को परिभाषित। आप जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैं उस कॉलेज का छात्र रहा हूं।
तो कम से कम आप डिफरेंसेस मत पैदा करिए। महमूद तो साहब खुद- जरा आप समझाइए, या जुनैद साहब अभी आपके पास भी आएंगे, यासिर आपके पास भी आएंगे। महमूद साहब को अभी तक हम बातचीत में शामिल नहीं कर सके। महमूद साहब, आप चूंकि हुकूमतों का हिस्सा रहे, सौगातें मोदी बांटी जा रही है। मेरठ में ऐलान हुआ है, संभल में ऐलान हुआ है कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते और लाइसेंसेस रद्द कर दिए जाएंगे, पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। अब जिसके घर किट गई, उसके घर का कोई मस्जिद पहुंच रहा है, मस्जिद में जगह नहीं है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल आया है, तो उसके खिलाफ ये सारी चीजें होंगी। तो ये जो फैसले एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ये हुकूमत के बगैर कर सकता है, हुकूमत की मर्जी के बगैर, या इसमें हुकूमत की मर्जी शामिल है? शुक्रिया आपका। मैं सुन रहा था सारी बातों को और मुझे बशीर बदर का एक शेर याद आ रहा था। जी जी। तुझे एतबारो यकीन नहीं, नहीं ये दुनिया इतनी बुरी नहीं। तुझे एतबारो यकीन नहीं, नहीं ये दुनिया इतनी बुरी नहीं। न मलाल कर मेरे साथ आ, जो गुजर गया सो गुजर गया। हाँ, बहुत उम्दा। तो मैं इसी शेर को सोच रहा था कि जब सौगात की बात हो रही है, सौगात बांटी जा रही है, तो सौगात तो हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि तोहफे बांटो और लो, उससे मोहब्बत बढ़ती है। हम तो उस सौगात की बात कर रहे हैं। मैं किसी पॉलिटिकल एंगल में नहीं जा रहा। मैं एक ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, रिटायर्ड। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपने कहा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कहाँ तक साथ होता है। मैं नेपाल का वाक़या सुनाता हूँ। नेपाल में मैं काउंसलर था और योग दिवस मनाने का हुक्मनामा आया था। मुझे बुला के कहा गया, मैं बड़ी साफगोई से बात कर रहा हूँ कि साहब, मुसलमानों को, नेपाल के मुसलमानों को योग में जोड़िए। और ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। आपको ये मैं बता दूं, नेपाल पहाड़ और तराई में बसा हुआ है। 40% पहाड़ है, 60% तराई है। तराई में मुसलमानों की 30 से 35% तक आबादी है कई शहरों में। उनको हमारे तरफ लाना था, इंडियन एम्बेसी की तरफ जोड़ना था। तो हमने जाके मदरसों में जब बात की, मैं जाता रहता था, तो उन्होंने कहा कि साहब योग से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम नहीं जाएंगे। हमारे एम्बेसडर साहब ने कहा कि ये तुम्हारे लिए चैलेंज है महमूद, लेके आओ। तो हमने मदरसे की बच्चियों को देखा और कहा कि आप लोग नमाज़ पढ़ती हैं ना? हाँ। हम कहा आ जाइए, वही नमाज़ पढ़ लीजिए, वही तो योग है, वही सिजदा है, वही रुकू है, वही सब कुछ है। आप नमाज ना पढ़ करके सोचिएगा कि एक हेल्थ की तरफ, एक कम्युनिटी की तरफ आप जा रहे हैं। आप यकीन कीजिए, 800 लोगों का मजमा आया, उसमें 300 मुसलमान शरीक हुए थे और बहुत अच्छे से योग भी हुआ, बहुत अच्छे से उसके बाद नमाज भी कराई गई। मतलब आपने कन्विंस किया और लोग कन्विंस करने की ज़रूरत होती है। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा कन्विंस करता है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं अल्लाह के फजल से बहुत आला से आला ओहदों पर फायज रहा हूँ। अटारी बॉर्डर पे मैं पाकिस्तान के साथ डील करता था, नेपाल रहा, दिल्ली रहा, कई माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में रहा। जब तक अफर्मेटिव एक्शन आप नहीं लेंगे, अब अफर्मेटिव एक्शन को आप सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन ही मत रखिए, वो एक सोसाइटी का पार्ट बनता है। आपको बताना पड़ता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। और जब सोसाइटी उसके साथ जुड़ जाती है, पॉलिटिक्स को आप थोड़ा दूर कर दीजिए, माफ़ कीजिएगा मैं ज़रा सा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ पॉलिटिक्स, लेकिन जब आप इस पर गाड़ी लेके चल पड़ेंगे तो आपकी राहें हमवार होती जाएंगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मोदी साहब अगर कोई तोहफ़ा दे रहे हैं, ठीक है, तोहफ़ा तो तोहफ़ा है बहुत, लेकिन हाँ, साथ में इंतज़ामिया को बड़े से बड़े लेवल पे हमारे साथ बैठे हैं लोग। नहीं महमूद साहब, उसमें बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि भाई होली हो रही है तो सुबह से दोपहर तक पूरा शहर का शहर बंद है, कावड़ के जुलूस निकल रहे हैं, वो बहुत पूरा इलाका ब्लॉक है, फूलों की बारिश हो रही है। अब मस्जिद में, किसी ज़माने में मस्जिद बनी, उसमें 100 लोगों की नमाज़ पढ़ने की जगह है, नमाज की जगह कम पड़ गई, थोड़ी देर के लिए बाहर मस्जिद से अगर नमाज हो रही है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दुश्वारी होनी चाहिए कि फ़ौरन से ये फरमान आ जाता है कि भाई सड़क पर नमाज नहीं होने दी जाएगी और नहीं हो सकती है। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं। ये आपको फरमान कैसा लगता है? देखिए, बस बात यह है कि आप तफरका नहीं कर सकते। अगर एक फरमान किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है तो वही फरमान दूसरे के लिए भी लागू होगा। अब जुमा की नमाज को ही आप ले लें, कई बार रमज़ान के बाहर, ईद के बाहर चले जाएं, सड़कों पे भीड़ उमड़ आती है, नमाजें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो गलत है, साफ बात है। मस्जिदें नमाज के लिए हैं, सड़कें नमाज के लिए नहीं बनी हैं। लेकिन वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए वहाँ का इंतज़ामिया ये फैसला करता है कि नहीं साहब, इस नमाज के लिए लोगों को सड़क पे भी आने दो, जगह नहीं है इनके पास। वही चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को आज भी सोचना चाहिए। और मेरी नज़र से अगर वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यूपी या दिल्ली, कहीं का भी, अगर उसके अंदर सेंसिटिविटी होगी, जो सेंसिटिविटी हमने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर में देखा था जब हम नेपाल में थे। नेपाल में 3 बार प्राइम मिनिस्टर गए, तीनों बार उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिए थे और तीनों बार कामयाबी मिली थी। ठीक है, अलग अलग मसलों पर अलग अलग बातें हुई। इंतज़ामिया को ये सोचना चाहिए कि साहब ये एक त्यौहार बहुत बड़ा है,
सिर्फ गिफ्ट बांटने से नहीं होगा, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। आप बुलडोजर चला के उनके मकानों को मत तोड़िए, ये नहीं कहा जाता है कहीं, मैं साहब गोई से काम ले रहा हूँ। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसको क्रिमिनल ट्रीट कीजिए, लेकिन बाकी लोगों को तो क्रिमिनल मत बनाइए। एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप क्रिमिनल को अलग करते हैं, अच्छे लोगों को अलग करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, चाहे वो मुसलमान इससे आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू के आ रहे हैं, ये तो देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की धरती है, ये निज़ामुद्दीन औलिया की धरती। यहाँ तो सब मिलके चलेंगे, सारे फूल खिलेंगे। तो आपको सबको देना है मौका और एक नज़र से सबको देखना है। जहाँ पे हमारी चूक है इंतज़ामिया की, हम उसको सुधार लें। जहाँ पे पॉलिटिकल विजन की ज़रूरत है, आप पॉलिटिकल विजन दें, और पॉलिटिकल विजन आपका तफरीका ना बटाए, आप एक इंक्लूसिव लेके चलें। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि ये जो शुरुआत हुई है सौगात की, ये कामयाब होगी। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको बढ़ने दीजिए, साथ साथ मसले आएंगे, साथ साथ मसलों का हल भी निकलेगा। अब यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछने की उनके मन में सवाल उमड़ रहे होंगे। जैसे मोदी सरकार सेवैयाँ किट बांटने का अभियान अभी से चला रहे, जबकि वो बहुत सालों से वो पीएम मोदी है, वो इसी साल से क्यों चला रहे? ठीक है, आ गया। यासिर, इस बार ऐसा क्या हुआ? ईद तो मतलब 2014 से प्रधानमंत्री हैं हमारे, आप लोगों को इस बार क्यों ख्याल आया कि भाई? पहले मुख्यमंत्री भी थे। हमने लगातार काम किया है। बच्चों को थोड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, देर से चीजें आती हैं सामने। हम तो पार्लियामेंट में इफ्तार भी किया करते थे, लेकिन इन जैसे हमारे हारिस साहब जैसे लोगों ने इतना सवाल उठाया, उस पर इतना सवाल उठाया, तो अब उनका जवाब देने लगे। लेकिन आप पता तो करिए। और मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि हमने जितने भी कार्यक्रम अब तक 11-12 सालों में हमारी सरकार ने बनाए, सबको इक्वल, सबको बराबर रखा। और कोई सवाल शामिल किया? आप जवाब समझ रहे हैं ना? हमारे पास गर्दन क्यों है, इस वजह से हम मजबूर थे काटने पर। बस जरा सा देखिए, ये सिर्फ काटने और मारने की बात करते हैं, मसला यही है इनका। आप महमूद साहब से सीखिए, कितनी अच्छी बात करके गए। अभी मुस्लिम्स के लिए पहले भी बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं, जैसे कि उज्ज्वल योजना और बहुत सी एजुकेशन में भी करी गई हैं। तो बट इसी बार जो अगर हमने मतलब बीजेपी ने करा, तो उसको वोटिंग की तरह क्यों देखा जा रहा है? भाई फैजान साहब, आप इसमें वोट वाली पॉलिटिक्स क्यों देख रहे हैं? उज्ज्वल योजना खाली मुसलमानों के लिए थी, ये किसने कहा? तो फिर मेरा तो कहना ये है, मैं यही तो कहता हूँ, सबका साथ सबका विकास की जब बात करते हैं तो आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखिए, जो स्कीमें हैं उसका फायदा मुसलमानों को अगर 60% मिलना चाहिए तो वहां 4% मिलता है। मालूम हुआ कि साहब वो सिलेंडर जो है 100 लोगों को मिलना चाहिए था, तो वहां 15 लोगों को मिला। वहां पर मकानात 70 लोगों के बनने चाहिए थे, तो 15 लोगों के बने। और वो भी ये जो पहले भी फैजान साहब ने शिकायत की, वहां पर भी जो लोकल पॉलिटिक्स होती है ना, कोई प्रधान के करीब है, कोई फला है, कोई ढेका है, उस एतबार से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं। वरना नफरत का जो माहौल पूरे मुल्क में बना दिया गया है, असल में उससे निकलने की जरूरत है। महमूद साहब, आप जरा समझाइए कि ये जो बात बार बार आ रही सामने कि किसी एक इलाके में 50 लोगों का घर बन जाना चाहिए था, किसी एक इलाके में 10 ATM होने चाहिए, मुसलमान बस्तियों में स्कूलों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, वो नहीं है, वो कम है, ये सब चीजें कैसे होती हैं और इसको आपने कैसा पाया? देखिए, बात यह है कि मैंने अभी आपको नेपाल का मिसाल दी थी, हिंदुस्तान का एग्जांपल, हिंदुस्तान पे आ जाता हूँ। हिंदुस्तान में भी जहाँ जहाँ अक़लियत हैं, जब मैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में था तो हम लोगों ने माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे, MCD 90 आए थे। उसमें हम लोगों ने ये फैसला लिया था मिनिस्ट्री की तरफ से, कैबिनेट का फैसला भी हुआ था कि जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियरली बता दूँ, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनी थी। ठीक है, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेड हैं। उन 6 के हम लोगों ने डोसियर बनाए हैं जो वहाँ मौजूद हैं, हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो जहाँ जहाँ मुसलमानों के तबके में स्कूल की कमी थी, हॉस्पिटल की कमी थी, हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उसको बढ़ाया था, फंड्स एलोकेट किए थे। अब देखिए गवर्नमेंट कैसे काम करती है, सेंटर सब कुछ नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी उसमें ताउन करना पड़ता है। हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को बताया था कि साहब आपके यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ MCD में मुसलमानों की अक्सरियत है, दूसरे कम्युनिटीज़ की अक्सरियत है, यहाँ स्कूल कॉलेज लेके चलिए। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आज भी है, उसको किसी गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया है। अब उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कितना इफेक्टिवली आप इंप्लीमेंट करेंगे, वो डिपेंड करता है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट गवर्नमेंट को बता सकती है। तो सारे ढांचे बना करके रखे हुए हैं और उन ढांचों को आगे लेके चलना है कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं,
जहाँ स्कूल की कमी है, जहाँ बच्चे नहीं जाते, अंडर प्रिविलेज। आज भी मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के एक सोसाइटी का CEO हूँ, आज भी मैं चला रहा हूँ प्राइवेट कैपेसिटी में, हमारे कई लोग उसमें साथ इन्वॉल्व हैं। तो एक सर्वे की ज़रूरत है, डेटाबेस की ज़रूरत है, और फिर एक विल की ज़रूरत है कि आप करेंगे इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यासिर, ज़रा ये समझाइए कि एक तरफ आप ईद से पहले ईदी का ये सौगात मोदी आप घर घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक हैं दिल्ली में, वो नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों को बंद करने की बातें कर रहे हैं। ये मांगे और कई जगहों से उठ रही हैं। अब सवाल इसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर आप दुकानें 9 दिनों के लिए बंद कर देंगे, जो ठेला लगाता है अंडे का, जो कोई चिकन बेच रहा है, कोई और मटन बेच रहा है, उसका 9 दिनों तक घर बार कैसे चलेगा? देखिए, मैं और उनके यहाँ जब आप किट लेके जाएंगे तो क्या, कैसे उनके भाजपा साथ के मुलाकात? किसी शीर्ष नेतृत्व की अगर कोई बात आती रिजवी साहब, तो मैं बिल्कुल इस पे बात रखता। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अपने फॉलोअर्स होते हैं, अपने इलाके होते हैं, वो तरह तरह की बात करते रहते हैं। जुनैद हारिस साहब भी बताएंगे कि मौलाना एक हैं तौकीर रजा, वो कैसी कैसी बातें करते हैं। तो उस पर चर्चा करने के बजाय मैं भी कहूँगा, मैं आपके टीवी शो में अभी कह रहा हूँ कि अगर नवरात्रे में मुसलमान खुद अपने से, क्योंकि बहुत बड़ी आस्था है हिंदुओं की। अरे तो पूरे देश में बंद करवा दीजिए ना फिर। नहीं, बंद क्या कराना है? आप क्या बड़े भाई छोटे भाई का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसमें हम आगे बढ़ के ये बात नहीं कह सकते हैं कि अगर आप मीट छोड़ देंगे तो उससे आपको क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा? जो लोग खाते वैसे ही कम हो जाता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ के ये आगे जाके कह रहा हूं यासिर नहीं, साहब, अगर आप ये बात आगे बढ़ के कहते हैं तो ये बहुत बड़ा मिसाल, जो लोग लगातार गंगा जमनी संस्कृति तहजीब की बात करते हैं, उसमें क्या ये बड़ा एग्जाम्पल सामने नहीं आएगा? ये मैं भी कह रहा हूं। मैं ऐलान आपके इंडिया टीवी के आपके शो के माध्यम से अपने मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूं कि अगर आप 8-9 दिन गोश्त खाना छोड़ देंगे, इससे कोई आपके सेहत पे फर्क पड़ जाएगा क्या? आप लेकिन आस्था का एक सम्मान करेंगे, और जब आस्था का आप सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। आप समझने की कोशिश करें। महमूद साहब ने अभी आपने उनसे बात रखी, उन्होंने दोनों बातों को बहुत तरीके से सामने रखा है। उन्होंने क्वेश्चन भी करा, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है और अपनी बात को भी रखा। लेकिन जुनैद हारिस से अभी अगर आप सवाल करेंगे, हाथ उठ जाएगा फौरन। देखिए, हाथ उठा के रखा हुआ है, फौरन एक नफरत की बात आ जाएगी। अब इनसे मैं लड़ता रहूं, फिर ये कहेंगे कि आप लड़ाई वाला शो करा रहे। नहीं, लड़ना नहीं, आपने अपने सोच के दायरे को, हारिस साहब आप तो पढ़ाते हैं बच्चों को, आप उन्हें एजुकेट करिए। ऐसा तो है नहीं कि आप सब सारे के सारे मुसलमान बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके यहाँ तो सारे लोग आते हैं जी। आप भी कहिए। नहीं, मैं जुनैद हारिस से कहलाना चाहता हूं कि 8-9 दिन में ये एक मिसाल कायम करें भाईचारा का, शांति का, इत्तेहाद का, अखलाक का, कि आप एक मैसेज दें कि हमारे मुस्लिम भाई 8-9 दिन गोश्त खाना छोड़ दें इस नवरात्रि में। बड़ी अच्छी बात है, और मैं बहुत सी बातों को वेलकम करते हुए एक गुजारिश भी कर रहा हूँ। और गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर गाय एक तरह से पूजा और माँ के समान मानने की वजह से उनकी आस्था का ख्याल रखते हुए मैं डिमांड करता हूं कि हर हाल में, हर जगह बीजेपी गवर्नमेंट गाय के कटने पर पाबंदी लगा दे। पाबंदी है, पाबंदी भाई बोलने। अच्छा बोलिए, चलिए, हद हो गई, बोलिए। लगा दे जिन स्टेट्स में। और एक और गुजारिश करता हूं कि जहां तक एक्सपोर्ट का मामला है, इनके ज़माने में बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, बंद कर दे। हमारे यहाँ जीव हत्या भी गलत है और गाय तो हमारे यहाँ पूजनीय है। तो क्यों ऐसा है कि ज़माने में आप बाहर तो आप गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ ड्रामा करते हैं? मैं कहता हूं कि जहां पर बीजेपी की सरकार बनती है, खुद आपको मैं बता दूं, बहुत सी जगहों की बात, स्टेट्स का मैं नाम लेकर के मैं कह रहा हूं कि वहां पर गाय जीतने के बाद बीजेपी ने गाय के गोश्त की पार्टियां की हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये दोहरा रवैया क्यों है? आप आस्था के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं बिल्कुल इस बात के फेवर में नहीं हूं कि हिंदुओं को जो चीजें सम्मान के लिए हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जाए। मैं कहता हूं कि ऋषिकेश में गया और वहां गंदगी का अंबार देखा घाट के बाहर। मैं कहता हूं कि सजा दिया जाए और खूबसूरत बना दिया। किसने कहा कि इससे हमें तकलीफ होगी? हमारी संस्कृति है, हमें इससे बात से खुशी होगी। मैं तो चाहता हूं कि क्यों नहीं, लेकिन ये बीफ, इनके जमाने में गोश्त का रेट बढ़े और लेकिन यूपी, बिहार और बंगाल और बस 1 मिनट का होगा यासिर वक्त, है ना? 30 सेकंड। देखिए, एक तो बहुत ही
अच्छे उस्ताद हैं जामिया के ये, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये फंस जाते हैं। और उसका जब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये फंसते हैं तो इस तरह की गलत डाटा और आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं। हर जगह गौ हत्या पे बैंड है और सजा है। जो लोग भी उसके खिलाफ जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, आगे भी मिलती रहेगी। अगर आप किसी को बढ़ावा दे रहे हैं अपने मैसेज में, तो मैं उनको ये मैसेज दे रहा हूं कि आप इनके चक्कर में मत आइएगा, नहीं तो कड़ी सजा मिलेगी। आपने जहां पर एकदम भी झूठ इनकी बोला सरकार कि बनी है, बीजेपी ने पार्टी के, आप देखिए अब आप बोल रहे हैं, बीजेपी ने देखिए मैं ये कहता हूं, और सफाई की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप सारी बातें छोड़ दीजिए, 2 जगहों का नाम लेता हूं। आप लेकिन 30 शाहीन सेकंड का बाग में वक्त पूरा हो सफाई चुका करा है दें, ओखला में सफाई करा दें, आप दूसरी जगह मत जाएं, जामा मस्जिद में सफाई करा दें। मैं आपके साथ झाड़ू लेके चलने के लिए तैयार हूं। मैं खुद साफ करना चाहता हूं, मैं खुद साफ करना चाहता हूं। आप दूसरों की बात ना करें। सफाई तो आधा ईमान है। तो आइए साथ चलते हैं ना, करते काम करते हैं। भाई देश की उन्नति के लिए कौन पीछे? भरतनगर से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल करते हैं। भरतनगर से चलते हुए केशवपुरम तक चलेंगे। चलिए ठीक है, हो गया। इसमें कौन सी बुरी बात है? महमूद साहब जरा ये समझाइए, रखा है। प्रधानमंत्री जहां खुसरो प्रोग्राम में गए, रमजान की मुबारकबाद भी दी और बहुत सारी अच्छी बातें हुई, बड़ी तारीफ हुई उनके उस बयान की जब उन्होंने जहां खुसरो में जाकर के प्रोग्राम में शिरकत की थी। लेकिन अभी ये खबर आई, शैलेंद्र प्रताप सिंह चौकी इंचार्ज हैं मेरठ में कहीं, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक इफ्तार का प्रोग्राम कर लिया था। एक इंटरनल इंक्वायरी भी बैठा दी गई। अगर रोज़ों के बाद ईदी बांटी जा रही है, किट घर घर पहुंचाई जा रही है जो ज़रूरतमंद मुसलमान हैं, तो ये रोज़ा इफ्तार करवाने के नाम पर किसी को लाइन हाजिर कर दिया गया, पनिशमेंट दिया गया, ये कैसे हो रहा है? ये क्या कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है? देखिए कॉन्ट्रडिक्शन तो है, लेकिन उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो किट बांटी जा रही है वो शायद हमारे काबिल दोस्त यहाँ बैठे हैं, पार्टी की तरफ से बांटी जा रही है। रोज़ा इफ्तार SHO करा रहा है, SHO करा रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। क्या परमिशन ली थी उन्होंने इफ्तार कराने की? आप कोई भी, मैं भी रहा हूँ गवर्नमेंट का, मैं कोई काम नहीं कर सकता था जब तक मुझे ऊपर से उसकी परमिशन ना मिले कि हाँ आप ये काम करें। तो अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, उसको इस नज़र से मत देखिए। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, ये मत समझिएगा, मैं कह रहा हूँ कि गलत हुआ है, लेकिन ये एंगल भी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के जब आप पार्ट बनते हैं तो आपको गवर्नमेंट के तरीकों पर चलना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी है, इसलिए मैं ज़रूर पूछ लूं कि संभल के CEO साहब जो कुछ ज्ञान दे रहे हैं वो तो ठीक है ना? देखिए CEO साहब बयान क्या दे रहे हैं, मैं संभल में बैठा नहीं था, मैं नहीं जानता कि क्या वो बयान बता दीजिए ना। लेकिन नहीं, मैं आ रहा हूं उस बात पे भी आ रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन का पहला उसूल ये होता है कि वो इम्पार्शल होता है, ना वो इधर जाता है ना वो इधर जाता है। कानून सख्त होता है साहब, और कानून की सख्ती भी सख्त होती है। अब उसमें अगर कोई आदमी खुश करने के लिए किसी को कोई कर दे, चाहे आप माइनॉरिटी अपीजमेंट कह दीजिए, चाहे मेजॉरिटी अपीजमेंट कह दीजिए, या कुछ कह लीजिए, वो कानून के दायरे से बाहर है और उन पर भी डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है। वो कहाँ हो रहा है? सीएम सपोर्ट कर रहा है भाई। देखिए बनता है, सीएम ने सपोर्ट कर दिया तो उसने अब गुजिया की बात कर दिया, गुजिया खानी पड़ेगी। हम तो बचपन से खाते रहे गुजिया भाई, हम तो गुजिया और सेवैया में फर्क ही नहीं जानते थे, यही लोग फर्क बता रहे हैं। महमूद साहब की बात पूरी हो जाए जरा। हाँ, एक साहब थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं और मेरे अजीज़ों में रहे, बुजुर्गों में रहे। एक दिन हम लोग कहीं बैठे हुए थे किसी घर पे और बातें शेर व शायरी की चल रही थी, तो मैंने एक शेर पढ़ के इकबाल का, शायद इकबाल का है, सुना दिया कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते थे उनको इमाम हिंद। वो शख्स 2 महीने के बाद एक बहुत बड़ी रियासत का गवर्नर बना और पहला फ़ोन मुझे आया कि वो शेर फिर से सुना दो। हम कहा क्या हो गया सर, क्या मामला? कहने लगे 15 अगस्त में पढ़ना है और पढ़ा। यही भारत, तो ऐसे यही भारत है भाई, यही भारत। आप राम को कैसे इग्नोर कर देंगे? बिल्कुल नहीं। जमीन उनकी, कौन इग्नोर कर रहा है राम को भाई? कैसे इग्नोर? लेकिन नहीं पूरी बात, लेकिन वो एक हाई पेडेस्टल की बातें होती है। जब ग्राउंड लेवल पे हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, बहुत सारी परम्यूटेशन कम्बिनेशन देखी जाती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा एडमिनिस्ट्रेशन में लागू करना चाहे, गलत होगा, चाहे कोई पार्टी हो। लेकिन पार्टी अगर ये कहे कि साहब आप न्यूट्रल तरीके से सबका फायदा करते हुए, सबका भला करते हुए चलिए, अब उसमें कोई SHO बदमाशी कर रहा है या कोई DM गलती कर रहा है या कोई और कर रहा है, तो वो सजा का मुस्तहक है मेरे हिसाब से। जी फैजान साहब, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी बात नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा था कि नवरात्रि आ गई, मुसलमान गोश्त खाना बंद कर दे, एक अच्छा मैसेज जाएगा जैसा कहा गया।
तो जब होली थी तो मुसलमान अपने घरों में बैठे, उनको अगर रंग से परहेज है तो बाहर क्यों निकलते हैं। इसी तरीके से मुसलमान सड़कों पे नमाज अगर जैसे 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जो है ईद और बकरीद या रमज़ान की जुमे की होती है वो बंद कर दे, अच्छा मैसेज जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये तमाम भीड़ सड़कों पे इकट्ठा होती है, जब मेले लगते हैं और जब अभी एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो उसका क्या इलाज है। देखिए है क्या हुसैन साहब कि मुल्क जो है वो फ़िरका परस्ती की आग में झुलस रहा है, और ये फ़िरका परस्ती की आग जो है जब तक नहीं बुझेगी तब तक बात नहीं बनेगी। महमूद साहब प्लीज एक फाइनल कमेंट। देखिए 2-3 बातें हैं छोटी छोटी। जब तक हम एक सौहार्द का माहौल नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं यहाँ पे सौहार्द का माहौल बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो खैर नहीं बन रहा, आगे शायद बन जाए। तो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमको, आप असल स्पोक्स पर्सन है, हम लोग स्पोक्स पर्सन है नहीं। अरे आप भी तो छात्र विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं, अरे वो बात की ठीक है महमूद साहब। तो जब तक आप लेके नहीं जाएंगे तो ये पैगाम मोहब्बत जो जा रहा है या जो जैसे भी जा रहा है वो अधूरा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसको बैकअप करने की ज़रूरत है। सौगात को बैकअप करने के, सौगात में बहुत कुछ चीज़ें आ सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, एजुकेशन भी आ सकता है, जिसको धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर लेके आगे जा सकते हैं और जाएंगे। उन्होंने ही कहा था कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये उन्हीं के अल्फाज हैं। आप इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं अपने सुझाव के जरिए। मुझे mail@indiatvnews.com के जरिए अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं, और आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं @dhusainrizvi के जरिए। जिन जरूरतमंद मुसलमानों तक सौगाते मोदी किट पहुंच रही है वो पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जाहिर है एक अच्छी पहल है, लेकिन राजनीति की दुनिया में यह बात इतनी भी सादा नहीं है। सौगाते मोदी के बदले में मुसलमानों का कितना वोट मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को बेहतर जिंदगी का गिफ्ट दीजिए, ये नफरतें खत्म करवा दीजिए, अमनो अमान का गिफ्ट दीजिए, फिर वोट क्या चीज है। मुसलमान तो अपना लहू भी देने के लिए तैयार हैं। बाइसे अमन व मोहब्बत है अगर लहू मेरा, कतरा कतरा बाखुदा दे के चला जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।